नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और खास खबर में सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से। दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आरएसएस के खिलाफ दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं। फरवरी 2020 में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट का ये वीडियो बताया जा रहा है। बीजेपी ने दिग्विजय के आईपीएस मीट में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। आईपीएस मीट में किसके कहने पर गए दिग्विजय सिंह, ये सवाल बीजेपी ने उठाया है। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो बताया जा रहा है कि फरवरी 2020 में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट का है और इसी वीडियो पर अब सवाल उठा रही है बीजेपी। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आईपीएस मीट में शामिल होने पर सवाल उठाया है और यह भी पूछा है कि आईपीएस मीट में किसके कहने पर दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। तो ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये वीडियो है जो इस समय वायरल है। और ये जो वीडियो है ये दरअसल फरवरी 2020 में आयोजित हुई आईपीएस सर्विस मीट का बताया जा रहा है और इसी को लेकर अब सवाल उठ भी रहे हैं। बीजेपी भी इसी मसले को लेकर आक्रामक है। सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आईपीएस सर्विस मीट में दिग्विजय सिंह क्या कर रहे थे, दिग्विजय सिंह किसके कहने पर आईपीएस सर्विस मीट में पहुंचे थे। और सवाल उस लिहाज से भी बीजेपी पूछ रही है चूंकि दिग्विजय सिंह ना तो सरकार में थे किसी पद पर और उस लिहाज से कैसे वो आईपीएस सर्विस मीट में शामिल हो गए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, कब का ये वीडियो है और इस वीडियो में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, फरवरी 2020 का ये वीडियो है जब कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी और उसके बाद आईपीएस सर्विस मीट थी। और आईपीएस सर्विस मीट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आमंत्रित किया गया था। उस समय जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे विजय कुमार सिंह, उन्होंने दिग्विजय सिंह को आमंत्रित किया था और उसी के चलते दिग्विजय सिंह आईपीएस सर्विस मीट में पहुंचे थे। लेकिन उस वीडियो को अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि किस हैसियत से दिग्विजय सिंह उस समय आईपीएस सर्विस मीट में शामिल हुए थे। एक तरीके से कहें तो बीजेपी आईपीएस एसोसिएशन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उस समय यदि हम बात करें तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद थे और उसी के नाते उनको निमंत्रित किया गया था। लेकिन जो बीजेपी का आरोप है वो इस बात को लेकर है कि उस समय जो आईपीएस सर्विस मीट हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो आरएसएस के खिलाफ था और ऐसे में गलत संदेश आईपीएस अफसरों के ऊपर जाता है। जो नए आईपीएस अफसर आते हैं उनको गलत संदेश जाता है और इसकी अब जांच कराने की जरूरत है कि आखिर किस हैसियत से ये एसोसिएशन की बैठक में गए थे। तो कुल मिलाकर अनुराग, बीजेपी की आपत्ति उन शब्दों पर है या फिर इस बात पर कि सरकार में भी शामिल नहीं थे दिग्विजय सिंह, केवल राज्यसभा सांसद थे, उस हैसियत से वो पहुंचे? किस बात को लेकर दिक्कत है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं हितेश वाजपेयी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो इस बात को लेकर है कि एक तो आईपीएस सर्विस एसोसिएशन की जो मीट थी उसमें दिग्विजय सिंह को किस हैसियत के साथ बुलाया गया था। इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आईपीएस सर्विस एसोसिएशन की तरफ से भी कोई अभी जवाब निकल कर नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर है कि एक तो वो अनुराग रहिएगा हमारे साथ। अनुराग, खुद हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, दिग्विजय सिंह अगर आईपीएस सर्विस मीट में पहुंचे तो इसमें परेशानी क्या थी? राज्यसभा सांसद थे दिग्विजय सिंह उस दौरान और आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से उन्हें निमंत्रित किया गया था। आप यदि उस भाषण को सुनेंगे तो आपको उसमें केवल संघ के ऊपर भ्रामक, असत्य, झूठी टिप्पणियां मिलेंगी जो घृणित हैं बीजेपी के ऊपर, पूरी विचारधारा के ऊपर। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जाकर, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है, सांसद होना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, तो इसी को वो सरकारी कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए, आईपीएस एसोसिएशन कोई नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है
और आईपीएस आईएएस सर्विसेज का पूरा जीवन काल और जी। जुडिशियल सर्विसेज का सिविल सेवा आचरण नियमों से बंधा हुआ है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन आप भाषण सुन लीजिए तो क्या जी। आईपीएस एसोसिएशन के ऐसे कार्यक्रम में इस नहीं, प्रकार आपने की जो बात जहरीली कही सोच को कि राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट नहीं करेंगे, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरे पास। लेकिन माणक अग्रवाल जी भी हमारे पास जुड़ गए हैं इस वक्त। माणक जी, बीजेपी की आपत्ति दो बातों को लेकर है। सरकार में किसी पद पर दिग्विजय सिंह मौजूद नहीं थे या पद पर नहीं थे। दूसरी बात, जिन शब्दों का प्रयोग किया है दिग्विजय सिंह ने आईपीएस मीट 2020 के दौरान, उसको लेकर बीजेपी को दिक्कतें हैं। माणक जी, देखिए, आईपीएस एसोसिएशन यदि दिग्विजय सिंह जी को बुलाती है तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने जी। बुलाया, दिग्विजय सिंह जी वहां पर गए। जहां तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, ये पूरा देश अच्छी तरह से जानता है, तोड़ने का काम करता है आरएसएस। तो पुलिस के अधिकारियों को ये मालूम होना चाहिए। यदि दिग्विजय सिंह जी ने उस बारे में वहां पर कहा है तो मैं समझता हूं कहीं से कोई गलत नहीं है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं कहा। आरएसएस एक संगठन है जो हमेशा सांप्रदायिकता फैलाता है, जी। उसके बारे में बतलाया तो कोई गलत नहीं है। इसमें इनको बुराई नहीं मानना चाहिए। प्रशांत जी, ये कैसे कह दिया? यही तो जहरीली विचारधारा है जो ये फैला रहे हैं। सुनोगे हितेश जी? जी, देखिए प्रशांत जी, मेरा ये कहना है, अब मैं कह सकता हूँ कि आप जाकिर हुसैन के दोस्त को बुला जी। रहे हैं, जाकिर हुसैन को बुला लेंगे कल को। क्या आरआर खान जैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो रहे हैं, AK-47 और हथियारों का जखीरा लेके बैठे रहते थे इन्हीं के शासनकाल में, ये सबसे बड़े दंगेबाज मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कार्यकाल दोनों उठाकर देख लीजिए, शिवराज जी के 10 साल देख लीजिए, इनके 10 साल देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। सांप्रदायिक वारदातें, किसमें कोई तथ्यात्मक बात करोगे ना कि आप मुंह से केवल भ्रामक प्रचार करोगे। और आप देखिए पूरे भाषण में उन्होंने बंच ऑफ थॉट की जो व्याख्या करी है, ये तरीका है क्या? और मैं आपको फिर बता दूं, कुछ यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने जी। शिकायत करी, उन्होंने आकर बताया है कि ये भाई आप लोग बोलते ही नहीं है किस प्रकार के होते हैं ऐसे कार्यक्रम होते हैं क्या? एक तो बात इसलिए और मेरी भी है हितेश अनुमति वाजपेयी है। जी, कांग्रेस की सरकार थी, स्वाभाविक है कि वो आरएसएस के खिलाफ हमेशा बोलती रही है और कांग्रेस के नेता बोलेंगे भी। जब आपकी सरकार होती है, आप कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, इसमें नया क्या है? प्रशांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी आईपीएस एसोसिएशन के या मसूरी के फंक्शन जी। में आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति गया हो और उसने दूसरे की विचारधारा पर इस प्रकार से उन लोगों को भ्रमित करने का या जहरीला भाषण देने का प्रयास किया हो। ये काम होता है क्या? मर्यादाएं होती हैं साहब। यदि ये सर्विसेज पॉलिटिकल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, आप बताइए? फिर उसके बाद हम क्या अपेक्षा रखें इन जी। सर्विसेज से? और पॉलिटिकल सर्विसेज का इस प्रकार से दिमाग भ्रमित करना जी। मेरे हिसाब से पूरी तरह से अनैतिक है। और ये पूरी गतिविधि जो हुई है, आप भाषण का कंटेंट देखिए, वो बहुत भ्रामक है, असत्य है और दिग्विजय सिंह के आचरण के अनुकूल है। आप सोचिए, बाटला हाउस के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जो आदमी शहीद मानने से इनकार कर दे, जिसको सरकार शहीद मानती है, हम उसको क्या माने? क्या वो इस लायक है कि उसको भाषण देना चाहिए पुलिस सर्विसेज मीट में जाकर? भाई, आईपीएस सर्विसेज क्या राजनीति का अड्डा है? क्या राजनीतिकरण करेंगे आप उसका? ठीक है, ये तो ठीक है, ये सवाल लेकर मानक जी के पास चलते हैं। मानक जी, ठीक है, आईपीएस सर्विस मीट थी, उस दौरान आप प्रशासनिक मसले पर चर्चा करते, कानून पर, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करते, उस पर कुछ बात रखते, बजाय कि किसी सियासी दल के खिलाफ या किसी संगठन, जो एक सियासी दल से जुड़ा हुआ संगठन आप भी मानते हैं, आप लोगों की दावे हैं कि आरएसएस बीजेपी के घनिष्ठ संबंध है, बीजेपी तो हालांकि एक्सेप्ट करती नहीं है। मानक जी, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ही उन्होंने ये बात कही है। आरएसएस के बारे में जो बतलाया, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कहा कि सांप्रदायिक संगठन है और सांप्रदायिकता फैलाना इसका काम है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करती गई है और इससे सतर्क रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा। वहां पर जो भी कहा है वो आरएसएस के बारे में लोगों को जानकारी जी। होनी चाहिए, इस बात को वहां पर लोगों को बतलाया। जी, एक और भी पहलू जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, हितेश वाजपेयी जी भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि किस हैसियत से दिग्विजय सिंह वहां पर गए। सरकार में जब आप लोग थे, सुपर सीएम दिग्विजय सिंह को कहा जाता था कि पर्दे के पीछे से एक लिहाज से सरकार वो चला रहे हैं, ये आरोप बीजेपी के हैं। ऐसा तो नहीं कि उसी हैसियत के लिहाज से उन्हें आईपीएस सर्विस मीट में बुला लिया गया हो? देखिए,
आईपीएस सर्विस मीट के अंदर बुलाया गया, जी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी गए। स्वयं तो चले नहीं गए वो वहां पर, तो वहां उन्होंने बुलाया और उनसे भाषण करवाया, तो वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया। इसमें बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? बीजेपी जी। को मैं समझता हूँ दर्द नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी को बुलाएगा तो वो वहां निश्चित रूप से जाएगा वहां। देखिए प्रशांत जी जी, मैं हेलो जी। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए मैं- तेज जी। देखिए आप, फिर मैं कह रहा हूँ, आप उनका भाषण की शुरुआत क्या हो रही है? चलिए जाइए आप बोलते हैं कि देश का संविधान लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एस्टेब्लिश करने में फेल हुआ है, डेमोक्रेसी फेल हुई है, वो भी 25-30 सालों में। तो क्या वो ये सब सिखाने गए थे उन पुलिस ऑफिसर्स को कि ये जिस देश में आप बैठे हो भारत, वो फेल हो चुका है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल बोल के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है। ये कोई भाषा होती ठीक है। है यंग पुलिस जी। ऑफिसर से बात करने की? तो क्या आप इसको जहरीला नहीं मानेंगे, भ्रामक नहीं मानेंगे? क्या आप इसको पॉलिटिसाइज भाषण हाईली नहीं मानेंगे? तो क्या मानेंगे? जब आप मेरे देश को इस प्रकार की बात कहेंगे तो ठीक क्या है। मुझे तकलीफ नहीं होना ठीक है, चाहिए? सियासी लड़ाई है ये, और आगे भी आप लोगों के बीच हमेशा चलती रहेगी। आरएसएस और कांग्रेस हमेशा से आरएसएस को निशाने पर लेती रही है। शुक्रिया बेतेश जी हमसे बात करने के लिए। माणक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये जो जिस वीडियो की हम जिक्र कर रहे हैं वो 2020 का वीडियो है, आईपीएस सर्विस मीट का वीडियो था, और इस पर आपत्ति बीजेपी को है। पहली आपत्ति तो ये कि दिग्विजय सिंह उस मीट में पहुंचे कैसे, और दूसरी ये कि जिन शब्दों का दिग्विजय सिंह ने इस्तेमाल किया आरएसएस के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर हमले का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। आज कांग्रेस डीजीपी को पत्र सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा और सुरेश पचौरी पीसीसी चीफ कमलनाथ का पत्र डीजीपी को सौंपेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी आज दोपहर विदिशा जाएंगे और बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करेंगे। शशांक भार्गव ने भी मामले की शिकायत पुलिस में की है और कुछ बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है। अब बता दें कि विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर पथराव हुआ था, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित कमेंट किया था, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहब के यहाँ पचौरी जी और हम लोग विधायक लोग मिलने जा रहे हैं और कमलनाथ जी का पत्र लेकर जाएंगे कि जिस तरह से अटैक हुआ है हमारे विधायक जी पर, शशांक भार्गव जी पर, उस में जिन लोगों ने भी अटैक किया है उन पर एफआईआर होनी चाहिए, इसकी मांग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात सीबीएसई की खबर यह है कि सीबीएसई के छात्रों के लिए सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, और जिन लोगों ने 3 से अधिक पेपर दिए हैं शेष पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत के अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे, और जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर खत्म किए हैं उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर आधारित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई योजना को इस फॉर्मूले को मंजूरी दी है। 1 जुलाई से निर्धारित शेष विषयों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे। वहीं आईसीएसई ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो भी 10वीं के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दे सकते हैं। बोर्ड का औसत अंक देने का फॉर्मूला सीबीएसई से थोड़ा अलग है। दोनों बोर्ड यानी सीबीएसई और आईसीएसई जुलाई मध्य तक परीक्षा परिणाम जारी करने पर सहमत हो गए हैं। आईसीएसई आने वाले हफ्ते में अपना औसत अंक का फॉर्मूला वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी। तो आईसीएसई 10वीं बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें दोबारा एग्जाम का विकल्प दे सकता है। बोर्ड का औसत अंक देने का फॉर्मूला हालांकि सीबीएसई से थोड़ा अलग है, जहां सीबीएसई में 10वीं बोर्ड के जो एग्जाम है वो नहीं होंगे, वो पूरी तरह से रद्द हो गए हैं, और उनके जनरल प्रमोशन या फिर जो
पुराने पेपर हुए उनके आधार पर रिजल्ट तय होगा। लेकिन 12वीं के बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जरूर विकल्प दिया जा सकता है, जबकि आईसीएसई में 10वीं के छात्रों को यह विकल्प मिल सकता है। और रंजना दुबे भोपाल से, सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लगभग अब तस्वीर साफ हो गई है सीबीएसई और आईसीएसई की भी कि क्या पैमाना होगा, कैसे रिजल्ट आएंगे। सीबीएसई में जहां 12वीं कक्षा में विकल्प मिल सकता है दोबारा एग्जाम का, तो आईसीएसई में 10वीं के लिए। सुशील जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए साफ तौर से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करके ये एक मंजूरी दी है कि जल्द से जल्द वो अधिसूचना जारी करेंगे और ये बताएंगे कि जो असेसमेंट मार्क्स हैं तमाम स्टूडेंट्स के जिन्होंने 12वीं की बची हुई परीक्षाएं दे दी हैं, उसके आधार पर उनके अंकों का आकलन किया जाएगा। लेकिन जो बेस्ट 4 जो फिलहाल विषय हैं उसके आधार पर उसके इंटरनल मार्क्स को तय किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। और इस बीच सीबीएसई तमाम राज्यों के साथ बैठकर ये सेट करेंगे। वहीं 12वीं के छात्रों के लिए भी एक फिलहाल फ्रीडम भी दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि अगर 12वीं के छात्र ये चाहते हैं कि वो परीक्षा देना चाहते हैं तो सीबीएसई उन्हें ये भी मौका देगा। इसके लिए भी अधिसूचना 15 जुलाई से पहले फिलहाल सीबीएसई जारी कर देगा। और इस बीच 10वीं और 12वीं के जो तमाम परीक्षा कई राज्यों में हो गए हैं उनका फिलहाल जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। आईसीएसई बोर्ड ने भी सहमति जताई है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने साफ तौर से कहा है कि उनके अंकों का आकलन सीबीएसई से अलग होगा और वो भी जल्द से जल्द, यानी कि 15 जुलाई से बेहतर जो अपना फिलहाल मॉडिफिकेशन होगा वो अपनी वेबसाइट पर वो लोड कर देंगे ताकि तमाम छात्रों को सुविधा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई की इस परीक्षा के बाद आने वाली जो परीक्षा है जिसमें छात्र अपना भविष्य देखते हैं, यानी कि जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट, इस परीक्षा की तिथियां भी निर्भर करती हैं इन तमाम रिजल्ट के आधार पर। और इसीलिए सीबीएसई ने एक नया फार्मूला दिया है तमाम छात्रों के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पूरी नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। कहीं ना कहीं तमाम जो पेरेंट्स थे उन तमाम छात्रों के जो पेरेंट्स थे उनके स्वास्थ्य का उनको चिंता था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अमूमन तस्वीर साफ कर दी है। सीबीएसई ने साफ तौर से ये कह दिया है कि 1 से 15 जुलाई के बीच जो भी परीक्षाएं होनी थी वो रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि प्रशांत लगभग 15,000 सेंटर्स बनाने थे और कोविड संक्रमण जिस तरह फैला हुआ है देश में, ऐसे छात्रों के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का था। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब तमाम तस्वीर साफ हो गई है। अब छात्र ये तय करेंगे कि वो आने वाले दिनों में जो फिलहाल उनके इंटरनल मार्क्स हुए हैं या बेस्ट 4 जो उनके फिलहाल प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर उनके अंकों का आकलन किया जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि दोबारा वो परीक्षा देकर अपने अंकों का आकलन करवाना चाहते हैं। ये सीबीएसई तमाम राज्यों के साथ मिलकर एक रणनीति तय करेगी और उसके बाद एक नया फॉर्मूला आने वाले दिनों में 12वीं के जो छात्र छात्रा हैं सीबीएसई के छात्र छात्राओं को जो विकल्प दिया गया उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि 12वीं के बाद ज्यादातर जो छात्र हैं अलग अलग विषय चुनते हैं, सब्जेक्ट चुनते हैं और उसमें मार्किंग के हिसाब से बहुत बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता है। इसकी एक ये वजह भी हो सकती है। बहरहाल रंजना हमारे साथ बनी हुई। रंजना, अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है और जो कुछ सवाल भी शायद छात्र छात्राओं के मन में अभी बचे होंगे वो भी समय के साथ खत्म हो जाएंगे या उनका आंसर मिल जाएगा। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एमपी बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट की घोषणा भी हो चुकी है कि जुलाई महीने में होगा, ऐसे में जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनको जरूर इस बात की चिंता सता रही थी, क्योंकि उनके ना तो अभी तक पेपर हुए थे, रिजल्ट आना तो दूर की बात थी। ऐसे में जब ये फैसला आया तो उनके लिए एक तरह से राहत बहुत बड़ी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से 1 से 15 जुलाई के बीच एग्जाम की बात कही गई थी, एग्जाम तब होते उसके बाद अगस्त महीने तक रिजल्ट आता, तो जो स्टूडेंट्स है जो आगे जो दाखिला लेना चाहते हैं चाहे कॉलेज में हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम्स में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। ऐसे में जब जनरल असेसमेंट के आधार पर ये उनको प्रमोट करने का जो फैसला लिया गया उससे छात्र कहीं ना कहीं थोड़ा खुश भी है। हालांकि छात्रों के सामने एक विकल्प ये भी दिया गया है कि जो पिछले 3 असेसमेंट के आधार पर अगर उनको नंबर दिए जा रहे हैं और इससे वो सहमत नहीं है तो वो आगे एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं प्रशांत बिल्कुल ना के बराबर ही कही जा सकती है, क्योंकि जब हालात सामान्य होंगे, चाहे वो दिल्ली मुंबई की बात कही
कही जाए या फिर दूसरे राज्यों की बात कही जाए तो वहां पर अगर हालात सामान्य होते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है या फिर उसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर इस बाद में एग्जाम देगा तो साबित होंगी। लेकिन इस फैसले के बाद वो अब आसानी से जब नया शिक्षा सत्र शुरू होगा तो उसमें अपने किसी कॉलेज में चुनौतियां तो हैं और स्वाभाविक है कि संक्रमण काल में इससे बेहतर विकल्प हो नहीं सकता था, जिस पर आज तस्वीर साफ हुई है। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आई इस खबर पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से प्रदेश में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और क्लब को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है, लेकिन बसों का संचालन आज से नहीं हो रहा है। बस ऑपरेटरों ने बसों के संचालन से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार से बातचीत के बाद बस ऑपरेटर बसें चलाने का फैसला करेंगे। दरअसल बस ऑपरेटर सरकार से टैक्स में कुछ छूट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वो परिवहन मंत्री से बात करने वाले हैं। इससे राज्य सरकार ने कुछ एहतियात के साथ प्रदेश में बसों के संचालन को मंजूरी दे दी थी। तो आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खासतौर से बसें अभी शुरू नहीं होने जा रही हैं। लेकिन हाँ, लगभग जो रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा रेस्तरां हैं, साथ ही मॉल्स हैं, मॉल्स के अंदर ज्यादातर शॉप्स ओपन रहेंगी। ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, मॉल्स, ज्यादातर शॉप्स और रेस्टोरेंट अब स्वाभाविक है कि खुलने जा रहे हैं, तो थोड़ी ज्यादा अब सतर्कता की दरकार होगी और प्रशासन को भी ये ध्यान रखना होगा कि लोग जो गाइडलाइन है कम से कम उनका पालन जरूर करें। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के एक शॉपिंग मॉल में हम इस वक्त मौजूद हैं और मॉल जो लंबे समय बाद खुले हैं और अगर हम बात करें तो 12 बजे से कुछ चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन जो मॉल संचालकों का कहना है कि प्रॉपर ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोग मास्क लगाकर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हैं वो मास्क लगाकर और ग्लव्स पहन के हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बाहर दरवाजे पर सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरा ये जो मॉल है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और शासन ने कहा भी है कि तमाम जो नियम कायदे हैं उसका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि मॉल्स में काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार सख्ती से कहा गया है कि भीड़ न बढ़ाई जाए। कोशिश ये हो कि उतने ही लोग अंदर आए एक समय में जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासतौर पे इस मॉल में काफी तैयारियां की गई हैं। दुकानें भी अब शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज पहला दिन है तो अभी कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में यहाँ पर रौनक जरूर दिखाई देगी। टेम्परेचर लिया जाएगा और अगर मान लीजिए किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी या ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो उसकी मॉल में एंट्री नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो क्लब और रेस्टोरेंट में भी खासतौर पे कहा गया है कि तमाम एहतियात बरते जाए और जो सीट पहले आप देखते थे कि एक सीट के बगल में जो है तमाम तरह की जो आपस में लोग चिपके से बैठे रहते थे, लेकिन अब इस तरह की चीजें नहीं होगी। जो खाना परोसा जाएगा उसमें भी जो वेटर लेके आएगा उसको भी प्रॉपर सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाथों में जो है वो दास्ताने उसको पहने रहना पड़ेगा और साथ ही बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा खुद को। ये तमाम जो है क्लब में अगर बात करें तो क्लब में भी भीड़ नहीं बढ़ाना है। ये तमाम एहतियात की बात की गई। अब देखना ये है कि सरकार ने उन्हें सुविधाएं तो दे दी है आम लोगों को, अब वो खुद अपनी जागरूकता दिखाते हुए नियम कायदों का कितना पालन करते हैं, क्योंकि अगर नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो स्थिति काफी गंभीर होगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में खुद व्यक्ति अपनी सतर्कता बरते तो हर कोई इस तरह से सोचे कि मुझे खुद सतर्कता बरतनी है तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मॉल और रेस्टोरेंट्स और मॉल में मौजूद ज्यादातर दुकानें आज से ओपन हो गई हैं। बहुत शुक्रिया ममता का। और बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।